जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इससे पहले में हम मौलिक अधिकार के सभी पार्ट पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें से एक दो और पार्ट रह गया है। पार्ट में रह गया थोड़ा सा, दो तीन महत्वपूर्ण बात रह गया है। तो सबसे पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बढ़िया से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मेरा उस वीडियो में बाकी रह गया था अनुच्छेद, बाकी रह गए थे 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 बाकी रह गया था। ठीक है, अनुच्छेद 35 बाकी रह गया था। तो हम ये तीनों अनुच्छेद को पढ़ने के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए। अनुच्छेद 33 में कहा गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित है यह, इसलिए हम इसको बॉक्स में घेर दिए हैं, क्योंकि यह 3 अनुच्छेद पढ़ाना रह चुका था। और इसके लिए हम छोटा सा वीडियो बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उतना सोचे हैं कि इसी में मैनेज कर देते हैं और इसको अलग समझा देते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सेना, गुप्तचर और मीडिया का मौलिक अधिकार सीमित किया जाता है। मतलब कुछ सीमित किया जाता है, ऐसा नहीं। अगर सेना है और रिटायर होते हैं और वो सेना कि जितने भी है सेना उस क्षेत्र में जितने भी बढ़ी जानकारी है, देश से संबंधित गुप्त जानकारी है, और उस गुप्त जानकारी को उजागर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए उसके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि आप सेना के बाद सेना तक ही सीमित रख सकते हैं। बाहर आप प्रचार प्रसार या किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं इस तरीका से। ठीक है, मीडिया में भी है कि सरकार को आप उतना कि इसमें सरकार का कुछ बात को गुप्त रखा गया है। जैसे कि कुछ गुप्त बैठकें होती है, तो उसमें आप डायरेक्ट मीडिया का वहां पर मीडिया नहीं दिखा सकती है, इसलिए इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है अशांति, और जहां भी अशांति फैल जाता है वहां मार्शल लॉ लागू किया जाएगा। मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, वहां सेना का कानून लागू कर दिया जाता है। सेना के कानून लागू कर दिया जाता है तो बहुत ही तगड़ा वहां पर नियम लागू हो जाता है, और वह किसी का नहीं सुनता है। सेना अपने हैंडल में वहां पर शांतिपूर्वक शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है, और जहां शांति फैल जाता है वहां। ठीक है, अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार को कि मौलिक अधिकार से बढ़िया या बेहतर से बेहतर तरीका से कैसे लागू किया जाए, उसका प्रावधान दिया गया है। यानी मौलिक अधिकार को लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 35 में दिया गया है। तो इतना बात है, यही 3 बात आपको समझाना था। तो चलिए, और एक बात है, कुछ जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, यह केवल भारतीयों के लिए होता है। ठीक है, यह केवल इसमें जितना भी मौलिक अधिकार का प्रावधान है 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल भारतीयों को मिलता है। ठीक है, यह केवल भारतीयों के लिए है। चलिए, अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21 के ए और 23, 24 और 25 से लेकर 28 तक, यह भारतीयों और विदेशी दोनों के लिए है। भारत के लिए स्पेशल है ही, साथ में अगर कोई विदेशी आता है तो उसके लिए भी है। यह ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हम पीछे जो मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो बनाए हैं उसमें विस्तार से बता दिए हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए, अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी कहा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहला प्रश्न होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखिए, किसी के देश से हम लेते हैं तो उसको ऐसे लिया गया है, ऐसे नहीं कर सकते। जब आप सिविल सर्विसेज में जाइएगा तैयारी करने, तो वहाँ पर प्रेरित शब्द का है, कि उस देश से ऐसे आप नहीं कहिएगा कि लिया गया है, आप कहिएगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। या कोई भी है, जितने भी हम संविधान में शब्द लिए गए हैं, यहाँ से वहाँ से कुछ संशोधन करने के साथ साथ अपने भाषा के अनुसार लागू किए हैं, इसलिए प्रेरित कह सकते हैं। आप डायरेक्ट लिए हैं नहीं, लेकर सोचे रख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ विद्वानों का कहना भी था कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है। उनका इसलिए कहना था कि जितना भी है सब किसी न किसी देश से लिए हैं, जरूर लिए हैं, ऐसा है हम लिए हैं, लेकिन उसमें कुछ संशोधन के साथ अपने देश में, अपने संविधान में रखे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। समझ में आया होगा आपको बात। तो चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहला प्रश्न होगा। यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है छोटा मोटे एग्जाम में, कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है या किस देश से लिया गया है। तो यह प्रेरित है तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यह किस भारतीय संविधान के कहाँ रखा गया, भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया, तो भाग 4 में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 36 से 51 के अनुच्छेद के बीच रखा गया। 36 से 51 तक सिर्फ और सिर्फ
राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा है। ठीक है, भाग 4 में। ठीक, इतना बात आप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आप चलेंगे 36 में। तो 36 में अनुच्छेद आप अनुच्छेद पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण बात जानेंगे इसके बारे में। तो उससे पहले थोड़ा अनुच्छेद पढ़ने के बाद धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 36 में सिर्फ और सिर्फ राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा दिया गया है। राज्य को केवल और राज्य के परिभाषा के बारे में चर्चा दिया गया है। राज्य की नीति निदेशक सब उसमें विस्तार से बताया गया राज्य की परिभाषा में। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो चलिए इस बात को हम समझेंगे। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आप मौलिक अधिकार पढ़े थे या मूल अधिकार कहिए, मूल अधिकार पढ़े थे। आपको अगर किसी अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते थे जब आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता था, और 226 के तहत 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते थे। ठीक है, लेकिन आप अगर ये 37 में कहा गया है नीति निदेशक तत्व में कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर सरकार कोई नियम बनाती है और इसे जैसे कोई भी सुविधा देती है किसी को नहीं देती है, तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कोर्ट में जाकर कि यह मेरा अधिकार है। इसलिए पहले ही इसमें कहा गया कि यह परिवर्तनीय नहीं है। यानी कहने का मतलब आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। जैसे कि आप मौलिक अधिकार के लेकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लागू करवाने चल जाते हैं, उस हिसाब से राज्य के नीति निदेशक तत्व को आप किसी भी अनुच्छेद के तहत आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं लागू करवाने। ठीक है, चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए 38 में आते हैं। अनुच्छेद 38 में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसमें सरकार को इसमें नियम दिया गया है। सरकार को कहा गया कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में इस पर अच्छे ढंग से विचार करे, अच्छे ढंग से सभी को, मतलब सामाजिक ढंग सभी को समान रूप से देखे, समान रूप से सामाजिक कार्य होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, आर्थिक सभी के लिए होना चाहिए, जिसका राजनीतिक न्याय सभी को एक रख कर सोच कर न्याय करना चाहिए। यह बात कहा गया। अनुच्छेद 39 में कहा गया संसाधनों का उचित वितरण और समान कार्य का समान वेतन। देखिए, संसाधनों का उचित वितरण मतलब कि समान, उचित मतलब सभी को समान वितरण होना चाहिए। अगर किसी को राशन कार्ड मिलता है तो सभी को समान उचित वितरण मिलना चाहिए। तो किसी को 5 किलो, किसी को 10 केजी नहीं मिलना चाहिए। सभी को समान संसाधनों का वितरण होना चाहिए। समान कार्य का समान वेतन। अगर कोई भी काम कोई पुरुष 8 घंटे करता है, उसी काम को महिला 8 घंटे कर दिया, तो दोनों का अगर 500 रुपया अगर पर डे मिलता है तो दोनों का 500 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी काम करने के लिए किसी को 800 मिलता है, किसी को 500, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कहा, इसलिए कहा गया कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, या कोई भी कार्य है या कठिन कार्य हो, नॉर्मल कार्य हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है पंचायतें के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। पंचायतें के बारे में चर्चा किया गया, ग्राम पंचायत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 30 में है। ऐसे 38 में पूछा जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 38 में है। ठीक है। पंचायत ये 73वें संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा इसमें लागू किया गया है। ठीक है। अब पहला कहाँ लागू किया गया तो आप लोग जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 41 में कहा गया सरकारी काम दे सकता है। सरकारी काम या सहायता बोल सकते हैं, सहायता, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धा पेंशन, विकलांग को साइकिल, इस कुछ दशाओं में दे सकता है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिल सकता है, जैसे शिक्षा हो सकता है, जैसे विकलांग को साइकिल दिया जाता है, और वृद्धा पेंशन भी दिया जाता है, विधवा पेंशन भी दिया जाता है। तो कुछ दशाओं में दिया जाता है। कुछ दशा में ये कैसे कौन कौन दशा है हम आपको बता दिए। ठीक है। चलिए 42 में आते हैं। कार्य न्याय संगत होना चाहिए। कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा में होना चाहिए। कार्य न्याय संगत का मतलब है कार्य ऐसा कोई मतलब नहीं होना चाहिए जिससे मतलब क्षति हो। न्याय संगत होना चाहिए, कानून से बाहर नहीं होना चाहिए, जो कानून के विरुद्ध में काम है, जो कानून के अंतर्गत होता है। ऐसा नहीं कि जो कानून के लिस्ट से बाहर उसको जबरदस्ती करा दे। न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है। मानवीय दशा हो, वहाँ पर वातावरण अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी को प्रदूषण फैक्ट्री में जाके लगा दिया जाए। इसलिए मानवीय दशा, जहाँ आदमी मनुष्य अपना जीवन जीने में मतलब कि हिचकिचाहट नहीं करे, गलत महसूस नहीं करे,
मतलब कि वो अपना घुटन महसूस नहीं करे वहाँ, इसलिए मानवीय दशा वहाँ अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। आपको ये इतना समझ में आ गया। 39 में हम बताए हैं, लेकिन 39 को क में एक और छूट गया है, यहाँ पर समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए, समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए। यह कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, यह भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 43 में आते हैं। जब आप जान के मानवीय दशा के बारे में, अब 43 में आते हैं निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब किसी व्यक्ति को जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह कार्य, मतलब समझिए बात वैसे, जीवन निर्वाह किसी भी व्यक्ति को उतना किसी काम के बदले उतना पैसा मिल जाना चाहिए जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, जिससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वही है जीवन निर्वाह मजदूरी। अगर इसी क्षेत्र में कहा गया कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर घर में कोई व्यक्ति छोटे मोटे काम कर लेता है तो उस पर बढ़ावा देने के लिए सरकार को निर्देश दिया गया है इसमें। चलिए 44 में, यहाँ पर जैसे 4 है समान, 4 समान है, यह समान नागरिक संहिता, इसको आपको याद करने में कोई समस्या होगा ही नहीं। समान, यहाँ 4 और यहाँ पर समान नागरिक संहिता, जब 4 समान, यहाँ पर समान है तो 4 समान नागरिकता संहिता। चलिए 45 में आइए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, स्वास्थ्य, यहाँ पर स्वास्थ्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, 46वें संशोधन करके 2002 से ये लागू किया गया, 46वां संशोधन 2002 से ये लागू किया गया। ठीक है, चलिए 46 में आते हैं। ST/SC के लिए कुछ विशेष आरक्षण, मतलब ST/SC के लिए कुछ विशेष सुविधा दिया गया है, जैसे शिक्षा, आय, समान न्याय, सामाजिक आर्थिक इस समय न्याय की व्यवस्था किया गया है कि ST/SC को लोग बहुत निचले दृष्टि से देखते थे पहले, अभी भी हालांकि कुछ न कुछ है, लेकिन उसमें धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। इसीलिए ST/SC के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। और कभी ST आयोग का गठन किया गया, SC आयोग का भी अलग से गठन किया गया। अगर ST/SC के लिए कुछ परेशानी होता है तो डायरेक्ट अपने आयोग के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, अपना नियम अधिकार मांग सकते हैं। ऐसे इनके लिए कुछ विशेष प्रकार के आरक्षण भी दिया गया है और आरक्षण लागू भी है और उससे फायदा भी होता है। चलिए 47 में आते हैं। मद्य निषेध, यानी दारू को बंद करना। ठीक है, शराब को बंद करना। इसके बाद जब दारू बंद हो जाएगा तो पोषाहार भोजन मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसके बारे में इसमें चर्चा गया है। जब मद्य निषेध, मतलब मद्य निषेध यहाँ पर बंद करना है, पोषाहार भोजन देना है, स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, ये सरकार की जिम्मेदारी, इसमें चर्चा किया गया 47 में। चलिए तो इसमें जब मद्य निषेध होगा तो ऑटोमेटिक वो सुधर जाएगा। चलिए 48 में आते हैं। कृषि के बारे में चर्चा है, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु। कृषि पशुपालन पर विशेष ध्यान देने के बात है इसमें चर्चा, और दुधारू पशु को भी विशेष ध्यान देने के इसमें चर्चा किया गया। ठीक है, 49 में आइए। राष्ट्रीय महत्व स्मारक और स्मारक वाला स्थान को संरक्षण देने की चर्चा है। जैसे कि पहले जितने महापुरुष है, जितने भी धरोहर है सरकार, जितने भी देश में धरोहर है, उस सब को संरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें समझिए एक तरह से कहिएगा कि जैसे कि मनुष्य के मौलिक मानव का मौलिक अधिकार है, वैसे सरकार के मौलिक अधिकार है लागू करना। तो चलिए 50 में आते हैं। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना। कार्यपालिका स्पष्ट रूप से कह दिया 50 में, 50-50, यहाँ पर 50 में है और 50-50 में याद रखना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये पूछा भी जाता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अंतर किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो चलिए यह हो गया 50 के तहत। और 51 में आइए। अशांति, विश्व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अशांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि की बात की गई है। इसी अनुच्छेद के तहत यूएनओ भारत यूएनओ का सदस्य बना था। मतलब विश्व के बारे में शांति की बात कही गई है, शांति की बात कही गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की बात, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यानी वर्ल्ड में, विश्व में। इसी के अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य बना। ठीक है, इतना बात जान गए हैं। अगर यह सरकार चाहे कि इतना बात अगर करना तो कर सकती है, नहीं करना अगर नहीं इच्छा है तो नहीं कर सकती है। जैसे कि बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है, किसी प्रदेश में नहीं बंद है, क्योंकि वहाँ पर आप लागू नहीं करवा सकते हैं। किसी प्रदेश में जब नहीं बंद है तो आप लागू नहीं करवा सकते। कारण है क्योंकि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 में पहले ही कह दिया गया है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए आप जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं। इसलिए एक केटी शाह ने कहा था कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्व वैसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से
और जिससे भुगतान करता है। सही बात है। इस ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी मर्जी से भुगतान करता है, इच्छा है तो करेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं करेगा, रद्द भी कर सकता है। वो इस प्रकार से तो मैं कहता हूँ कि आपको राज्य के नीति निर्देशकता तो बढ़िया से समझ में आया हुआ, किस भाग में है, किस देश से प्रेरित है और क्या है सब बता दिए हैं। और 48 के क में हम नहीं बताए हैं, तो 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात कहा गया है। ये 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सरकार को निर्देश दिया गया है 48 के क में कि पर्यावरण को संरक्षण दिया जाए। हालांकि मनुष्य को भी देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से वातावरण अनुकूल रहता है और पर्यावरण रहना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है। प्रदूषण मुक्त रहेगा तो ही आप ऑक्सीजन ले पाइएगा। इसलिए आपको भी एक पौधा लगाना चाहिए हमेशा, कम से कम साल में एक बार, या अपने जन्मदिन पर भी एक बार कम से कम लगाइए। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में। अगला टॉपिक होगा संघ, भाग 5 हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।